उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव में ग्राम प्रधान सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू राम हत्याकांड को लेकर बीते 14 अगस्त से राजनीतिक दलों की धमा चौकड़ी 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक नए संभावनाओं की तलाश में जुट गई है, जिसमें उसका दलित प्रेम साफ झलक रहा है। इस दलित ग्राम प्रधान की हत्या के बाद जिस तरह प्रदेश सरकार एक्शन में आई, आनन फानन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 10 लाख रुपया मुहैया कराया, वहीं सभी विपक्षी राजनीतिक दल योगी सरकार पर संवेदनशून्यता की बात बताकर प्रदेश में अपराध और अराजकता बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। पप्पू हत्याकांड में 12 घंटे के अंदर सभी आरोपियों के गिरफ्तार करने का दावा करने वाली पुलिस भी फिलहाल 12 घंटे के दावे में असफल रही। हालांकि पुलिस की बात माने तो अब तक 4 नामजद आरोपियों में से 3 की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। इधर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा इलाका पुलिस एवं पीएसी की छावनी में तब्दील है। आए दिन मौकाए वारदात पर सभी राजनीतिक दल पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें रोकने के लिए पूरे जनपद में धारा 144 लागू होने की दुहाई दे रहा है। यदि प्रशासन के इस आदेश को माने तो बावजूद इसके भी लगातार इन राजनीतिक दलों द्वारा इस धारा का तथा कोविड-19 रोकथाम के तहत सोशल डिस्टेंसिंग का भी जबरदस्त उल्लंघन किया जा रहा है। इस काम में कोई भी दल पीछे नहीं है। आप भीड़ देखकर कह सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कहीं नहीं है। प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया, महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत के नेतृत्व में बीते 19 अगस्त को वहां जाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन ने पुलिस बल लगाकर उसे सर्किट हाउस के अंदर ही कैद कर दिया। ठीक उसी दिन भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण भी पहुंचने का प्रयास किए, लेकिन उन्हें भी आजमगढ़ और अकबरपुर की सीमा पर रोक दिया गया। इधर कांग्रेसी नेता सर्किट हाउस में धरने पर बैठकर तो वहीं अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर भीम आर्मी चीफ के नेता सरकार और प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे थे। अंततः दोनों ही वहां से वापस हो गए, लेकिन भीम आर्मी चीफ के इंतजार में मौकाए वारदात यानी बांस गांव में मौजूद काफ़ी संख्या में उनके समर्थक उनके ना पहुंचने पर उग्र हो गए और हत्या के आरोपी की एक टीन सेट की मंडई को तहस नहस कर दिया और तोड़फोड़ भी की। अंततः प्रशासन एक्शन में दिखा और 3 ट्रैक्टर और 1 ट्रक 2 पहिया वाहन लादकर उठा ले गए। अब पुलिस वीडियो देख करके आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने में लगी है। 22 अगस्त को समाजवादी पार्टी भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर जाने को तैयार हुई, लेकिन उन्हें भी चंडेश्वर बाजार के आगे प्रशासन ने नहीं जाने दिया। इन तीनों दलों के नेताओं ने मौजूदा योगी की नेतृत्व की भाजपा सरकार को जमकर कोसा। इन नेताओं ने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, गुंडे और अपराधी खुलेआम घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, व्यापारी से लेकर सभी वर्ग दहशत में जीने को मजबूर हैं। मौजूदा सरकार तानाशाह की तरह काम कर रही है। अब बारी बारी से सुनिए इन तीनों नेताओं के बयान को। ये सरकार तानाशाही रवैया पूरी तरह तैयार कर रही है। पुलिस के दम पर हमें रोकना चाहती है। अगर हम अपने दलित भाई प्रधान के घर जाना चाहते हैं, संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं, उनका दुख बांटना चाहते हैं, सरकार को डर किस बात का? ये सरकार लगातार जिस तरह उत्तर प्रदेश में भय का माहौल बना रखी है, गुंडा राज में तब्दील हो चुका है। उत्तर प्रदेश अराजकता की भेंट चढ़ चुका है, जंगल राज कायम है, किसी भी व्यक्ति के जान की सुरक्षा की गारंटी नहीं है। प्रधान की हत्या हुई, अभी कल ही भदोई में एक बहन की लाश मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश देना चाह रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संदेश दिया है कि हम उस परिवार के इस दुख की घड़ी में, इस घटना में उनके साथ हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। यह वादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है और उन्होंने कहा जो भी ज़रूरत पड़ेगी उस परिवार को, और जो हमारे लोग मारे जा रहे हैं, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक के लोग, निश्चित तौर पर यह कुर्बानी कहीं बाएं नहीं जाएगी और यह कुर्बानी आगे आने वाले दिनों में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आज इस नाते हम लोग जाना चाह रहे थे, हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं। आज वो लोग डरे हुए हैं कि पूरे गांव की हत्या हो सकती है। हमारा एक नौजवान साथी मारा गया, आमिर अहमद, जो हमारा बीबीपुर गांव का रहने वाला था। रात में उस पर प्राणघातक हमला हुआ और उसको भी जीवन मौत से वह जूझ रहा है। ऐसे परिस्थितियों में
अब लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाओं को खत्म करने का काम यह सरकार, शासन प्रशासन कर रहा है। लोगों के दुख में शामिल होने से भी मना कर रहा है। हम अपनी बात भी नहीं रख सकते, हम अपना दुख नहीं प्रकट कर सकते। ये कहाँ का न्याय है? इस नाते निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अन्याय करेगी तो समाजवादी पार्टी उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और यह हर उनके जोर जुल्म के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, और क्या हवाला दे के आज आपको रोका गया है और क्या कहा गया है पुलिस द्वारा? इन लोगों ने कहा कि वहाँ कोई जाने नहीं सबको दिया जा रहा है। हमने पूछा क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? उन लोगों ने कहा कि वहाँ घटना हो जा रही है। हमने कहा घटना तो जो होना था वो हो गई, मार दिए गए लोग, दो लोग मार दिए गए। पुलिस की गाड़ी से मारा गया वह सूरज लड़का, अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज हुई। हमारा आमिर अहमद मारा गया, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आज हम वहाँ पर तमाम लोगों की हत्या हो रही है। आज तो एक महिला की जली हुई लाश और नदी में फेंकी हुई मिली है, उसकी भी हत्या कर दी गई। हत्या रुक नहीं रही है। जो आज स्थिति है, लूट आप देख रहे हैं, लूट रोजाना जो हमारे ये कर्मचारी हैं, क्या कहते हैं इनको, बैंक वाले, वह कर्मचारी जहां अपना ले जा करके मदद करते हैं गरीबों की, बैंक से पैसा निकाल करके उनको, ग्राहक सेवा केंद्र वाले, उनको उनका पैसा लूटा जा रहा है। आज रोज चारों तरफ हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी परेशान है, सरकार परेशान है। वो पुलिस के बहाने, सरकार प्रशासन के बहाने वो हमारी आवाज़ को दबाना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी कभी उसकी आवाज़ को कोई दबा नहीं पाएगा। रोका गया आपको? देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हैं क्योंकि आजमगढ़ दलितों के लिए सुरक्षित नहीं बचा। अंबेडकर नगर दलितों के लिए सुरक्षित नहीं बचा है, पिछड़ों के लिए सुरक्षित नहीं बचा है, माइनॉरिटी के लिए सुरक्षित नहीं बचा है। तमाम हमारे लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रही हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और मैं अपने पीड़ित परिवार से मिलने जाना चाहता था, मुझे रोक लिया गया। मुझे बताया जा रहा है कि धारा 144 लागू होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी के अपने परिवार के किसी व्यक्ति के से मिलने जाना, उसके दुख में शरीक होने में कौन सा नुकसान है? मैं प्रशासन को यहाँ तक कह चुका कि मैं सिंगल आदमी पैदल चल के भी चला जाऊँगा, क्योंकि मैं उस समाज से आता हूँ जिस समाज के व्यक्ति की हत्या की गई है। हमें आईना दिखाने के लिए कि तुम्हारी ये औकात है, लेकिन यहाँ का प्रशासन जो है सरकार के इशारे पे कोई मदद करने को राजी नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिलें, गाड़ियां जब्त की जा रही है, हमारे कार्यकर्ताओं को जो है भगाया जा रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि आप लाठी मारिए, गोली चलाइए या जेल भेज दीजिए। अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमारे परिवार को इंसाफ नहीं मिलेगा, तो हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। अब इस दौरे पर अगर एक नज़र डालें तो राजनीतिक दलों में एक बात साफ देखने को मिली कि वहां सभी दलों के उन दलित नेताओं को ले जाने का प्रयास किया गया जिनकी दलित समाज में मजबूत पकड़ है। यानी मकसद साफ है, इशारा आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस और पीएससी की मौजूदगी के बाद भीम आर्मी के समर्थकों की भीड़ मौके पर मौजूद थी, जो घंटों अपने नेता चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पहुंचने का इंतजार कर रही थी, जब उसे सूचना मिली कि वह नहीं आ पाएंगे तो उनके समर्थक उपद्रव करने लगे। उस दौरान कुछ क्षणों के लिए पुलिस भी असहाय हो गई, लेकिन बाद में माहौल समझकर कड़ाई से एक्शन में आई तो हालात काबू हुए। इस भीम आर्मी चीफ के पूर्वांचल में पहली बार इस दौरे को लेकर सियासी हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले वक्त, खासकर 2022 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में जिस तरह युवा वर्ग भीम आर्मी चीफ के साथ जुड़ रहा है, उससे सबसे ज़्यादा खतरा बसपा और सभी राजनीतिक दलों के दलित मतों पर दिख रहा है, जिससे साफ जाहिर है कि पूर्वांचल में दरक सकती है बसपा की दीवार।